Hello dear students, this is Harish Khaina, your master of current affairs and GK, and I welcome you all to this platform under 24/7. I hope all of you must be doing good and revising all the stuff that we have studied here. I hope that you guys have already had enough of revisions and still हम लोग revision कर रहे हैं बार बार क्योंकि I don't want you guys to break your flow unless you have appeared for the examination. A lot of people जिन्होंने मेरे पास ये रिपोर्ट किया है कि सर हमको एक बात बताइए, बार बार एग्जाम कैंसिल हो रहा है ना? यस, हेलो हाय, बार बार एग्जाम कैंसिल हो रहा है, ये क्या तरीका होता है, ऐसे कैसे काम चलेगा सर, ये तो बहुत वाहियात काम हो रहा है एनटी की तरफ से, वगैरह वगैरह ऐसी चीजें लोगों ने कमेंट करी है. सो सी वी कैन डू दिस. ऑब्वियसली हमारे दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि हम लोग उनको क्रिटिसाइज करें, इस प्रकार की कोई चीज़ें करें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमें नहीं करनी चाहिए. हमारा काम है एग्जाम देना और उसके लिए अपेयर होना, तो हम लोग उसके लिए तैयारी करते रहना चाहिए हमें, और वो हम कर रहे हैं. हमारा काम जो है वो पूरे जिम्मेदारी से कर रहे हैं. दिस इज व्हाट आई फील, है ना. और अच्छे से ऐसे ही हमें वो काम करते रहना चाहिए. बाकी तो आता ही रहेगा, एग्जाम्स होते रहेंगे, ऐसी चीज़ें होती रहेगी. उनकी तरफ से ये फेलियर्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज जो देखने को मिल रहे हैं, वो भी होते रहेंगे, है ना. चलो, हमारे पास में आज अगेन वी हैव सम क्वेश्चंस एंड वी विल गो अ लिटिल फास्ट टुडे सो दैट वी कैन कवर मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन स्मॉलर नंबर ऑफ टाइम, स्मॉलर अमाउंट ऑफ टाइम, है ना, या फिर लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे. तो यही है आज की पूरे सेशन का सार कि कम से कम समय में, हम घंटे भर में अगर हो सकता है तो मोर देन 40-50 क्वेश्चंस या 40 के आसपास क्वेश्चंस को कवर कर पाए. क्योंकि हर 40 क्वेश्चंस में अगर हम देखेंगे तो सारे ऑप्शंस को भी हम लोग कहीं ना कहीं कवर करते हुए चलते हैं. आई गिव यू अ लॉट ऑफ डेटा इन बिटवीन, या फिर रेफरेंसेस देता रहता हूं बीच बीच में, तो ये जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड इनटू अ करंट अफेयर्स और जीके क्लास. चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. दिस इज योर मास्टर एंड दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये तो पहले ठीक है. दिस इज मी प्रिपेयर्ड बाय हरीश खैरनार. 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स 2022 की बात हम लोग कर रहे हैं. लेट्स सी, हियर कम्स इट. सीवीटी अगस्त फेज 2 बैच 2. ठीक है, चलो देख लेते हैं. Which city is the host of Senior National Chess Championship 2022? सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप की कौन सी सिटी होस्ट यहाँ पर कर रही है? बताइए, आपको आपके पास समय है, आप मुझे जवाब बता सकते हैं. क्या वो मुंबई है, क्या वो कानपुर है, क्या वो चेन्नई है, क्या वो पणजी है? हाल ही में हमने चेस ओलंपियाड का उद्घाटन होते हुए देखा था चेन्नई में, और इसी वजह से मैंने ये सवाल यहाँ पर लिया है. वैसे इतना डीप वो जाएंगे नहीं, लेकिन हम लोग जानते नहीं है जब एनटी पेपर लाइन वक्त पर कैंसिल करा सकती है, तो सवाल पूछने के मामले में तो क्या ही गुल खिलाएगी पता नहीं. कहीं इस चीज़ की वजह से एनटी मुझे ढूंढते हुए मेरे घर तक नहीं आ जाए कि मैं आपका स्टैंड ले रहा हूँ, आपके साथ खड़ा हो रहा हूँ, या इस चीज़ के लिए बोल के दिखा रहा हूँ. माई स्टूडेंट्स आर बीइंग पनिश्ड. उनको ज़बरदस्ती की ज्यादती झेलनी पड़ रही है किसी की साइड से. ये बहुत बुरी बात है ना. चलो कोई बात नहीं. बताइए, क्या वो मुंबई है, कानपुर है, चेन्नई है, या फिर पणजी है? काफी लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस फील्ड में, इस चीज में पार्टिसिपेंट्स जो है वो काफी प्लेयर्स होने वाले हैं. अराउंड 180 के आसपास पार्टिसिपेंट्स होंगे, जिसमें से कई सारे लोग ग्रैंड मास्टर्स भी होने वाले हैं. 30 इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स होने वाले हैं, आई मीन मास्टर्स होने वाले हैं. तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जा रहे हैं. ठीक है, इसमें सिलेक्शंस वगैरह किए जाएंगे, सब कुछ होगा, और फिर इसी से हम लोग, हमारी जो चेस ओलंपियाड होने वाली थी अभी वाली, ये तो पुराना सवाल है ना, इसी से हम लोग उसको चुन रहे हैं. समझ रहे हो? आपको इस बात की बात आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, और ये 58 संस्करण है इसका. कौन से नंबर का? 58 का संस्करण है. ठीक है, इसके बाद में नेशनल वुमेन चेस चैंपियनशिप भी होने वाली है. तो अलग अलग प्रकार से इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे बस इन जनरल बता रहा हूं. ये होल्ड की जाएगी कहां पर? कानपुर में. इट विल बी हेल्ड इन वेयर? ओके, कहां पर हो जाएगा ये? कानपुर में. क्या जाएगा? ठीक है, पेन अपने दिया नहीं और बकचोदी करने लग गए थे. कोई नहीं, ये रहा कानपुर, और ये रहा बिल्कुल कानपुर में किया जाए. कहां किया जाए इसका आयोजन? कानपुर में किया जाएगा. बिल्कुल 184 प्लेयर्स के आसपास लोग इसमें सहभाग लेंगे, जिसमें से 30 इंटरनेशनल मास्टर्स भी होने वाले हैं और अराउंड 20 ग्रैंड मास्टर्स भी होने वाले हैं. ठीक है, तो इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे इतना रख लो. इसी में से हम लोगों ने चेस ओलंपियाड के लिए जो हाल ही में चेन्नई में हमें देखने को मिला है, उसमें लोगों को हिस्सा लेने के लिए कौन चुना जाएगा, ये इसमें से चुना. इसके बाद में भुवनेश्वर में नेशनल वुमेन चेस चैंपियनशिप होने वाला है. उसके लिए भी हम लोग जो लोग चुन रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट चुन रहे हैं, वो यहीं से चुने जाने वाले हैं. तो इसको याद रख लेना, अलग से दिमाग में घुसा लेना, फिट कर लेना. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्या है भैया? विच स्टेट यूटी, कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश रिसेंटली अप्रूव्ड द पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर? यानी कि वहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, जो उनका औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, वो भी फॉरेन वाली को अगर वो प्रमोट करना चाहते हैं, तो कौन से स्टेट ने हाल ही में इसको अप्रूव कर दिया है एक नई पॉलिसी को? क्या वो गोवा है, असम है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है? देखो, यहां पर 2 यूटीज पूछी गई है, 2 स्टेट पूछे गए हैं. आपको प्रॉम्प्ट जवाब पता होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन तो आपके मत लिखा ही हुआ. फिर भैया मैं कंफ्यूज हो गया सर, कंफ्यूज हो गया सर. ये तो बड़ा कॉमन सा जवाब होगा ना कि आप कंफ्यूज हो गए ऐसे करके, और इसमें जनरली कंफ्यूजिंग चीजें है ही, तो कंफ्यूज तो आप हो ही सकते हो इसमें, बिल्कुल हो सकते हो. ठीक है, आपको बताना है मुझे फटाफट कौन है ये. ठीक है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अंडर किया जाता है ना. किसके अंडर किया जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अंडर किया जाता है. ठीक है, वहां पे जैसे एलजी होते हैं, है ना. जैसे क्यों इनको चलाने वाले कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं. अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर में मेजर हमें देखने को नाम मिलता है ना, मनोज सिन्हा हमेशा चर्चा में रहते हैं.
मनोज सिन्हा साहब, है ना, दिस इज हाउ इट हैपेंस, है ना। सिन्हा नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार मैंने बच्चों को देखा है, मेरे एक स्टूडेंट्स थे कि मनोज सिन्हा नाम से कंफ्यूज हो गए थे, फिर यशवंत सिन्हा पे आ गए थे नाम पे, है ना। यशवंत सिन्हा कौन थे हमारे? यशवंत सिन्हा हमारे प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए खड़े हुए थे इलेक्शन में, है ना, अपोजिशन की तरफ से, ठीक है भाई, यूपीए की तरफ से खड़े हुए थे। इंडिया की तरफ से कौन खड़े हुए थे? हमारे जो मैम है जीते हुए, मैडम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम, वो जीती हुई है, वही इलेक्शन जीती हुई है, ठीक है। तो बताना है आपको कि कौन सा स्टेट है ये, क्या गोवा है, असम है, या फिर यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, और उसके नीचे है लद्दाख। तो आपको ये मुझे बताना होगा कि कौन ये कर रहा है, ठीक है। इस नई पॉलिसी के तहत क्या किया जाएगा कि भाई फॉरेन वाले जो लोग हैं ना, वो 100 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और स्टेक्स भी ले सकेंगे। तो यानी कि अब तक क्या इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट, वे आर नॉट इजी। जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट ईजी नहीं थी, इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। वहां पर इसके पहले इन्वेस्टमेंट सही नहीं थी, इतनी आसान नहीं थी। इस वजह से अब हम लोग धीरे धीरे वहां की पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, और नई पॉलिसी के हिसाब से, यस वेरी गुड, नई पॉलिसी के हिसाब से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अप्रूवल निकालते हुए जा रहे हैं। तो इसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा, इसको आपको समझना होगा अलग से। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू इतनी देर से सारी, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। जम्मू एंड कश्मीर को अलग से याद रखने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर बदलाव होते रहते हैं। इस बार 3 साल हो गए, जैसे कि अभी अगस्त महीने में 3 साल हो गए थे करीब करीब, किस चीज़ को, 2019 में वहां से हमने आर्टिकल 370 को हटा दिया। तो फिर जब 370 पढ़ते हो आप, उसी वक्त आप 371 भी पढ़ लो। 371 में बहुत सारे सब क्लॉसेस है, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है, जी भी है, एच भी है। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग स्पेशल पावर्स उसमें मेंशन की गई है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की भी कुछ स्पेशल पावर्स है, तो वो भी हमें अलग से याद रखनी होंगी। आप एटलीस्ट उनके बारे में बेसिक बेसिक जानकारी रखो। एक दिन आप में से कई बच्चों ने कहा था सर शेड्यूल्स बताइए, मैंने शेड्यूल्स आपको लिस्ट डाउन करके दिए थे, याद रखना उसको। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। हाल ही में ये सब लोग किसी वजह से चर्चा में रहे हैं, क्या रहे हैं, मैं देखो बता देता हूं। लद्दाख में क्या हुआ, लद्दाख में उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। उनका हाईएस्ट, लद्दाख का अपने स्टेट का उनका सिविलियन अवार्ड है वहां का, तो वो दिया गया है किसको, दलाई लामा साहब को। किसको दिया गया है? दलाई लामा। अब दलाई लामा कौन है? दलाई लामा हमारे तिबेट के धर्मगुरु है, हमें पता है ना, तिबेट के स्पिरिचुअल लीडर है, धर्मगुरु है। इसी के साथ में वो अब लामा नहीं रहेंगे, आने वाले समय के बाद में वो नए लामा को चुनेंगे। लामा को चुनने वाला प्रोसेस लंबा हो सकता है, कई बार उसमें 4-6 साल भी लग जाते हैं, इसलिए वो अभी से उस प्रोसेस में लगे हुए हैं कि वो नए लामा को चुनेंगे। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। दिस इज हाउ वी गो, दिस इज हाउ करंट अफेयर्स गोज, है ना। करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है वो ऐसे काम करता है। असम क्यों चर्चा में, हाल ही में चर्चा में रहा था क्या असम, किस वजह से? हाँ, जैसे कुछ दिनों पहले वहां पर बाढ़ आई हुई थी, तो असम फ्लड्स बहुत चर्चा में थे कुछ दिनों पहले, है ना। Floods. I mean, I obviously had a friend in Assam, and I texted him that how is he or how is he doing, sort of. And it's been all these months, and he haven't replied it back. तो I was very worried about him कि क्या हो रहा होगा। तो the condition was very bad. सिलचर हो गया, या फिर आप मेन जो दिसपुर वाला गुवाहाटी वाला इलाका है उसको ले लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक शहर नजर आ रहे थे। असम का 85% हिस्सा फ्लडेड था, ऐसे रिपोर्ट्स का मानना है। उसी वक्त हम लोग कुछ और भी चीज़ें कर रहे थे, है ना। तो ये सब चीज़ें उसकी वजह से असम चर्चा में रहा है। गोवा हाल ही में क्यों चर्चा में रहा था? पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से। गोवा में भी पॉलिटिकल टर्मोइल हमें देखने को मिली थी, ठीक है। बेसिक पॉलिटिकल टर्मोइल तो हमें देखने की, उसको देखने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल इश्यू छोड़ दो उसको। लद्दाख देख लिया, जे एंड के तो इसका जवाब है ही, लेकिन इसके अलावा जे एंड के हमेशा वैसे भी चर्चा में बना रहता है। जैसे मैंने बताया डिलिमिटेशन कमीशन की वजह से चर्चा में था, वो भी बता देता हूँ क्या हुआ था। वहां पर सीट्स का बदलाव किया जा रहा है, नई नई सीट्स हम लोग वापस लेकर आ रहे हैं, डिलिमिटेशन कर रहे हैं वहां पर बेसिकली। तो ये डिलिमिटेशन क्या है, इस पूरे मामले की वजह से ये चर्चा में रह चुका है ऑलरेडी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा था कि वहां पर सीट्स का रिस्ट्रक्चरिंग किया जा रहा था, और एक आयोग बिठाया गया था, डिलिमिटेशन कमीशन जिसका नाम है, वो बिठाया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, 2 साल का समय उसको मिला था, और फाइनली उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, इस वजह से वो चर्चा में था। आगे चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ स्टार रेटिंग एक इनिशिएटिव है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? हेल्थ स्टार रेटिंग इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का एक इनिशिएटिव है, आपको मुझे बताना है। बताओ भाई एक बार फटाफट, हेल्थ स्टार रेटिंग किसका इनिशिएटिव है? ऑप्शन में आपको दिख रहा है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FSSAI यानी कि हमारा जो फूड सेफ्टी एंड जो स्टैंडर्ड्स हमारी अथॉरिटी है इंडिया की, उसके बारे में बात की जा रही है, नाबार्ड की बात की जा रही है, ये जो बैंक है रूरल डेवलपमेंट के बारे में हमारे पास में, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में, और नीति आयोग। इन चारों चीजों में से किसका है ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल बता, देखो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है वो तो आपको पता है कि क्या काम करती है क्या नहीं करती है। वो FSSAI हमको रेटिंग देती है, हम जाके देखते हैं ना, जब आप कोई प्रोडक्ट करने जाते हो आप देखते हैं ना FSSAI का कोई रेटिंग है क्या, मान्यता है क्या, उसके द्वारा प्रमाणित है क्या। कई बार आपको दिखता होगा, जैसे गेहूं खरीदने चले गए आप, आटा खरीदने चले गए, तो बोलते हैं ना कि भाई FSSAI के द्वारा प्रमाणित है, यानी कि उन्होंने उनको चेक किया हुआ है, चेक बॉक्स किया कि देखो भाई ये सही चीज है, इसको खरीद सकते हो आप। तो दैट्स द होल पॉइंट। समझ में आ रहा है सबको? सिंपल है, बताओ फिर क्या हो सकता है जवाब में, क्या हो सकता है? हेल्थ स्टार रेटिंग किसके द्वारा ली जाएगी, बताओ। देखो कैसा है कि आइटम कितना हेल्दी और कितना अनहेल्दी है, इसके बारे में जजमेंट देने के लिए हमने इस चीज को चालू किया हुआ है, इस पर्टिकुलर चीज को चालू किया हुआ है। इसमें कितना शुगर है, कितना साल्ट है, क्या ये आपके लिए खाने के लायक है या नहीं है, ये सारी चीजें, है ना। तो ऑब्वियसली IIM ने इसमें बड़ी हेल्प करी उनकी, तो अलग से याद रख लेना इसको। बाकी जवाब आप अगर बता सको तो बता दो, ठीक है।
बाकी इंस्टीट्यूशन इतनी चर्चा में नहीं है, नीति आयोग सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा में होने वाला जो है वो है नीति आयोग, लेकिन इसका जवाब है FSSAI। ठीक है, FSSAI है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसका जवाब है। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, कौन सा मंत्रालय है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करवाता है, इसका नियोजन करवाता है या इसके बारे में डील करता है? कौन करता है भाई, बताओ जरा एक बार फटाफट मुझे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कौन सी मिनिस्ट्री लागू करवाती है? मुझे नहीं लगता कि ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है, आप सब लोगों को पता होना ही चाहिए इसके बारे में, ये बहुत आसान सवाल है, बताओ एक बार फटाफट। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। देखो ग्राम सड़क योजना है ना, तो ग्राम सड़क योजना के बारे में आपको कंफ्यूज कहां होने, देखो रूरल हो सकता है, ग्राम है तो रूरल भी डाल दिया मैंने यहां पर आपको, चलो रूरल हो सकता है। अगर ग्राम है इसी के साथ में क्या डाल दिया मैंने कि एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर। ये तो भाई चलो ठीक, ये क्यों करेंगे, एक बार अपने दिमाग में आता नहीं कि भाई ये क्यों करेगा, एग्रीकल्चर वाला क्यों करेगा, इसको लागू अगर करना है तो एग्रीकल्चर वाला क्यों करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ये कर सकते हैं, क्योंकि पंचायती राज के अंडर लोकल वर्क जो है वो सारे सब कुछ आते हैं, लेकिन ये लेजिस्लेशन के बारे में काम करने वाले हैं। ऐसी कोई मिनिस्ट्री है भी कि नहीं, पहले वो देखना पड़ेगा पंचायती राज की मिनिस्ट्री है कि नहीं। दिस इज हाउ इट गोज, दिस इज हाउ आई कंफ्यूज यू। आपको बताना है मुझे कि भाई साहब कौन करता है। रोड ट्रांसपोर्ट में कंफ्यूजन होने का बड़ा संभव है, बड़े चांसेस है। रोड ट्रांसपोर्ट से एक नई चीज याद आई है मुझे, बता दूं कि हाल ही में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर हमने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, जिसके तहत एक रोड इसके पहले ईरान में बनी थी एक बार, जो कि बड़े शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट स्पैन में हमने बनाई थी, लेकिन यहाँ पर हमने जो रोड बनाई थी वो 25 किलोमीटर से ज्यादा की रोड हमने बहुत शॉर्ट स्पैन में 4 दिन के अंदर शायद हमने बना दी थी। तो एक रिकॉर्ड है हमारे नाम पे, महाराष्ट्र में ही हमने बनाई, अमरावती डिस्ट्रिक्ट के आसपास कहीं बनाई है महाराष्ट्र में, तो दैट्स अ न्यू रिकॉर्ड। ऐसी सब चीजें इसकी वजह से मिनिस्ट्री चर्चा में रहती है। इसके अलावा हमारे पास में हम लोगों ने अलग अलग नए मिशन निकाले हैं कि जैसे हाईवेज को 2500 किलोमीटर से ज्यादा जो रोड्स हैं हमारे, उनको हम लोग एक्सप्रेसवेज में कन्वर्ट करेंगे। एक्सप्रेसवेज इज नॉट एन ईजी थिंग, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक्सप्रेसवे में आप लोग जनरली क्या करते हैं कि जो जो सुविधाएं देते हैं वो अलग है, क्योंकि आप एक्सप्रेसवे पे इतना फास्ट कम्यूट करने का मौका उनको दे रहे हैं उनके हाथ में, तो दिस इज हाउ इट गोज। ओके टेल मी, चलो मैं बता देता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये इसमें डील नहीं करता है, समझ में आ रहा है। ग्राम सड़क योजना में रूरल डेवलपमेंट वाली जो मिनिस्ट्री है वो डील करेंगे, ठीक है भाई, इसलिए मैं क्लू दे रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इस बात में डील करती है, और ना कि हमारे पास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो ऑलरेडी चल रही होती है वो इसमें डील नहीं करती है, ठीक है। तो इनका एक प्रोग्राम होता है नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी वाला, उसके तहत इनको डेवलप किया जाएगा, है ना। हमारे पास डेटा आ जाती है कि भाई कितने लोगों को हम लोग यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ हटाएंगे, या फिर कितने लोगों को हमें नया चीज़ एलोकेट करना होगा, नई जमीन वापस से एलोकेट करनी होगी, बहुत सारी चीज़ है ना। तो ये चीज़ है भाई, ठीक है। तो आगे चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के एक मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ ने उनको कॉन्फर्ड किया गया कौन से अवार्ड से, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021। इस प्राइज से उनको नवाजा गया है। उनका नाम बताना है, क्या नीना गुप्ता है, आर प्रगनंद है, या फिर डॉक्टर बी उमाशंकर है, या फिर डॉक्टर कुंतल घोष है। प्रज्ञानंद बताओ। टेल मी नो। आसान है सवाल, कई बार इनका नाम चर्चा में रहा है, तो आपको मुझे नहीं लगता कि कोई अलग से याद रखने की जरूरत है। ये एक मैथमेटिशियन है, ये काम करती है चलो मैंने तो बता ही दिया यहाँ पर, कोई बात नहीं। वैसे आसान ही था, आप सब लोग को पता ही होगा, बड़ा आसान सा सवाल था ये। जो प्रोफेसर नीना गुप्ता है वो एक मैथमेटिशियन है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंस्टीट्यूट है हमारी कोलकाता में, वहाँ काम करती है। इनको ये प्राइज़ दिया गया है, ये 2021 में इनको ये प्राइज़ दिया गया। और पूरे मतलब बहुत सारी इसमें इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसको देते हैं ना, तो लेकिन इसके अलावा क्या है कि वो ऑलरेडी आई मीन अलजेब्रा में काम कर रही थी, ज्योमेट्री में काम कर रही थी, कम्युनिटी अलजेब्रा में काम कर रही थी, इसके लिए उनको ये अवार्ड से, इस अवार्ड से नवाजा गया है। उनका नाम क्या है, नीना गुप्ता। इनका नाम क्या है, नीना गुप्ता, ठीक है। तो अलग से यस, एक्सक्यूज मी, नीना गुप्ता, इनका नाम क्या है, नीना गुप्ता। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the new week long commemoration before National Science Day? देखो नेशनल साइंस डे मैंने आपको कल ही बताया था, नेशनल साइंस डे के बारे में कब क्या है, परसों बताया था। नेशनल साइंस डे के बारे में बताया था ना, क्या है देखो 2022 का हमारा 28 फरवरी को, ऑब्वियसली इसी को मनाते हैं हम लोग, है ना।
28 को ही मनाते हैं। इसमें हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, और एक वर्ड था, कीवर्ड, जिसका नाम है सस्टेनेबल फ्यूचर। ये हमारी थीम थी इस नेशनल साइंस डे की। ठीक है भाई, याद आ रहा है सबको? तो आपको बताना है मुझे कि नेशनल साइंस डे जो है ये न्यू वीक लॉन्ग कमेमोरेशन है, ये वाला चल रहा है, तो ये कि कौन से लोगों के लिए हम लोगों ने इसकी थीम जो चली थी, इसके एक हफ्ता पहले से एक प्रोग्राम चलाया था, उसका नाम क्या था? आत्मनिर्भर विज्ञान, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, सेलिब्रेशन ऑफ साइंस इन द पास्ट, साइंस इन कल्चर सेलिब्रेशंस। मैंने आपको कल भी बताया था, इस बारे में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। ये बहुत आसान सवाल होते हैं और एकदम हमारे हाथ के मार्क्स होते हैं, तो इन सवालों को लेकर बेटा कभी कंफ्यूज मत होना गलती से भी। कंफ्यूज हो जाएगा तो फिर मेरे को बहुत बुरा लगेगा कि यार हमने इतना काम किया था इसके ऊपर, फिर भी आप लोग इसके बारे में कंफ्यूज हो गए। प्लीज डू नॉट डू इट, है ना। मैंने थीम के टाइम में भी ये वाला ऑप्शन आपको दिया था, अगर आपको याद होगा तो ये 2 ऑप्शन मैंने आपको थीम के टाइम पे भी दिए थे, ऐसा नहीं कि नया लेके आऊं एकदम से। तो बताओ, याद करो, मैंने थीम के टाइम पे भी आपको क्लूज भी दिए थे। इफ यू गाइस रिमेंबर इट ऑलरेडी, मैंने आपको ऑलरेडी क्लूज भी दिए थे। गो ऑन एंड टेल मी। एक पूरे हफ्ते भर के लिए चलने वाला है ये, ठीक है। हमारे यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, और कल्चर के कौन है? जी किशन रेड्डी है। ठीक है भाई, तो ये आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हम लोग सेलिब्रेट करने वाले थे, और पूरे देश भर में 75 जगहों पे इस इवेंट को रखा जा रहा था। समझ में आ रहा है? पूरे देश भर में, है ना। तो इसको याद कर लो, अच्छे से दिमाग में डाल लो, है ना। मुझे अगर कोई बता सके कि नेशनल साइंस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है तो वो भी बता दो। वैसे मैं इसका जवाब बता देता हूं। वो जवाब है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, यानी विज्ञान की हर जगह पूजा होगी। सर्वत्र यानी हर जगह पर विज्ञान की पूजा की जाएगी। समझ में आ रहा है? हर जगह क्या की जाएगी? विज्ञान की पूजा की जाएगी, है ना भाई। सिंपल है। मैंने पहले भी बोला ये रॉकेट साइंस नहीं है, साइंस डे की बात हो रही है, लेकिन वो रॉकेट साइंस नहीं है, है ना। तो रॉकेट साइंस इवन उसके नाम में होगा भी तो भी हमारे लिए वो रॉकेट साइंस नहीं है पढ़ने के लिए। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। क्यों नहीं चल रहे भाई अगले सवाल पे? चलो, जितेंद्र सिंह का नाम याद रख लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास में कौन थे? जी किशन रेड्डी साहब, उनका भी नाम याद रख लीजिएगा। समझ में आ रहा है सब लोग को? आगे चले, चलो। इंडिया अलॉन्ग विथ विच कंट्री अग्रीड टू रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस? सी देखो भाई, ब्लू इकोनॉमी क्या है कि हमारे पास में जो फिश एंड फिशरीज है, ठीक है, फिश है या फिर क्रूड ऑयल एंड स्टफ है जो समंदर से निकल रहा है हमारे पास में, या फिर रीफ्स है, एनवायरमेंटल हमारी जो संपत्ति है, कोई भी चीज को ले लो आप, सारी चीजें ब्लू इकोनॉमी के अंडर आती है। या फिर ट्रांसपोर्ट है, उसी समंदर से होने वाला ट्रांसपोर्ट है, तो वो भी ब्लू इकोनॉमी में तो आ रहा है। शिपिंग वगैरह है, एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ इसमें आता है। और ओशन गवर्नेंस क्या है? ओशन गवर्नेंस का मतलब उसके अंदर वही सेम चीज मैंने आपको ट्रांसपोर्ट बताया है यहाँ पर, है ना, या फिर पोर्ट्स वाला जो इंस्टीट्यूशन है हमारा, सारी चीज कैसे डील की जाए, ये सब कुछ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ इसके अंडर कवर किया जाता है। तो आपको बताना है कि देखो भाई, हाल ही में कौन सी कंट्री ने इसके एक रोड मैप के तहत हमें वो अलाउ कर दिया, हमने एग्री कर लिया है। क्या वो यूएसए है, यूएई है, फ्रांस है, या फिर जापान है? बड़ा आसान सवाल है और आपको इसी तरीके से मुझे इसका जवाब बताना होगा। बहुत आसान है, इवन मैं कहूंगा रादर बहुत ज्यादा आसान है। और यही आपके ऐसी ही चीजें हैं कि जिनके ऊपर आप लोगों को जनरली यार थोड़ा सा पता है कैसा होता है, कंफ्यूजिंग सवाल पूछना ना एग्जामिनेशन का काम होता है। वो अगर आप उनका काम है आपको फेल करना, आपका काम क्या है? आपका काम है मन लगा के पढ़ना ताकि कोई आपको फेल नहीं कर सके। इतना ही मेरा मानना है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? चलो बताओ, आसानी से बताओ, कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यूएसए, यूएई या फिर फ्रांस और जापान, इनमें से कौन? उस वक्त क्या हुआ था हाल ही में, हमारे जो तब के अभी भी वो एस जयशंकर साहब हमारे जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, वो गए हुए थे घूमने के लिए फ्रांस, है ना। घूमने मतलब वैसे घूमने नहीं, आई मीन ऑब्वियसली एक विजिट पर, ऑफिशियल विजिट पर फ्रांस गए हुए थे। फ्रांस गए, उन्होंने बातचीत करी, लोगों से मिले, परखा, समझा, जाना चीज़ों को। और जो जैसे कि मेरी टाइम टूरिज्म हो गया, है ना, मेरी टाइम या मेरीन टूरिज्म हो गया इसको लेकर, है ना, या फिर इनलैंड वाटर हो गया, इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, तो इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी इसका साइंस है या फिर इसकी कोई टेक्नोलॉजी है, उसके ट्रांसफर करने की बात करी। कौन से देश के साथ में? फ्रांस के साथ में। वो गए थे फ्रांस के लिए, 3 दिन का इनका विजिट था। इसमें उन्होंने ये सारी बातचीत उनसे करी है और हमारे लिए इस नॉलेज को लेकर आए हैं भारत के लिए। ही हैज डिसाइडेड टू डू दिस, कि हम लोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को लेकर। ये सारी बातचीत यहाँ पर होती हुई नजर आती है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये रहा। Which country topped the medal tally in the 2022 Beijing Winter Olympics? 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में कौन सी कंट्री ने मेडल टैली में टॉप किया है? यू गाइस विल हैव टू टेल मी, कौन सी कंट्री ने मेडल टैली में टॉप किया है, यानी सबसे ज्यादा मेडल्स किसने जीते हैं? कॉमनवेल्थ की बात अभी अपन ने करी थी हाल ही में, आपको याद होगा, कल परसों में मैंने कॉमनवेल्थ की बात करी थी ना, तो उसमें भी तो आपको पता होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है।
उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, और आसान है, मुझे नहीं लगता कि भाई बहुत डिफिकल्ट है ये ऐसे करके, बहुत आसान है, क्योंकि जनरली इसमें एक कंट्री का नाम है जो जनरली सारी इंडेक्स में भी बड़ा टॉप करता है, खुशहाल देश है एकदम, क्लू दे रहा हूं, एकदम खुशहाल देश है, तो उसने इसको टॉप किया हुआ है। और जो मेडल टैली है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई देखो गोल्ड मेडल जिसके पास सबसे ज्यादा है उसको भी तो हम लोग टॉप में मानेंगे ना, सही बात है, आ रही बात समझ में। ये कौन से स्टेडियम में किए गए थे, खेले गए थे गेम्स, ये बर्ड्स नेस्ट में किए गए थे, ठीक है, कहाँ किए गए थे, बर्ड्स नेस्ट नाम का स्टेडियम है, याद रखना उसको। हम्म जवाब बता, चलो मैं बता देता हूँ, देखो क्या हुआ था कि सबसे पहले एक नंबर पर आता है नॉर्वे, सबसे पहले एक नंबर पर नॉर्वे था, उसके बाद में हमको देखने को मिलता है कि भाई यूएसए बहुत अच्छा खेल रहा था ऑब्वियसली, लेकिन मतलब थोड़ा सा यूएसए के साथ इशू हो गया था अगर आपको याद होगा तो जर्मनी इसको फॉलो कर रहा था, नॉर्वे के बाद में जर्मनी था, फिर उसके बाद में चाइना था, ठीक है। तो यूएसए की पोजीशन बड़ी दूर थी। एक नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर कौन था, नॉर्वे था, 2 नंबर पर चाइना था, है ना, और 3 नंबर पर जर्मनी था, ये टॉप 3 कंटेंडर्स थे, ठीक है, नहीं सॉरी 2 नंबर पे जर्मनी था, एक्सक्यूज मी हमारे से होगी गलती और इसको हटाना पड़ेगा, अब ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ठीक है भाई, ओके, क्यों 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 क्यों, ठीक है, सी 2 नंबर पे जर्मनी था और 3 नंबर पर चाइना था, कौन था भाई, चाइना था। तो ये तीनों कंट्रीज हैं, इनको अलग से याद रख लो, अगर आपको चाहिए तो नंबर्स भी मिल सकते हैं, लेकिन नंबर्स की क्या जरूरत है जब हमारे पास में इतना सब कुछ है, तो आप लोगों को इसके लिए अलग से नंबर की जरूरत नहीं है, लेकिन इन जनरल अगर आपको याद रखना है तो 16, 12 और 9 ऐसे नंबर है, तो आप इजी भी रहेगा याद रखने में। इन्होंने 16 जीते थे, इन्होंने 12 जीते थे, इन्होंने 9, ये गोल्ड मेडल्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, गोल्ड मेडल्स की बात हो रही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which region is affected by storm clusters including 3 storms? यूनिस, फ्रैंकलिन और डडली, यूनिस, फ्रैंकलिन और डडली, इससे अफेक्ट होने वाला रीजन कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर अफ्रीका है। सीधा सीधी बात है, ये कॉन्टिनेंट से भाई, क्या है ये कॉन्टिनेंट से, तो कौन सा कॉन्टिनेंट हाल ही में इतना जबरदस्त तरीके से अफेक्ट हुआ है कि स्टॉर्म क्लस्टर्स वहां देखने को मिले और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लमेटिक देखने को मिल रहा है चीजें, ठीक है, बताइए फिर मैं बताता हूँ क्या है। ऑब्वियसली इससे गर्मी बहुत बढ़ रही थी, हाल ही में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही थी, अगर आपको याद होगा तो कई जगह पर हमें फॉरेस्ट फायर्स भी देखने को मिली थी। एक फॉरेस्ट फायर जो बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी वो पोर्टुगल में देखने को मिली थी, कहाँ देखने को मिली थी, पोर्टुगल में देखने को मिली थी, ठीक है। है ना, तो ये बहुत जबरदस्त तरीके के रेड वेदर वार्निंग देखने को मिली थी, ये लंदन में ज्यादातर हमें देखने को मिली थी, और बहुत पहले ग्रेट वॉर ऑफ आई मीन ग्रेट स्टॉर्म ऑफ ब्रिटेन वगैरह इसके पहले आया था ना जब 1987 वगैरह में, तब उसके बाद में इतना ज्यादा हमें अभी देखने को मिल रहा है, तो बहुत सारे पेड़ वेड़ गिर गए हैं, ट्रीज वगैरह गिर गई है, ठीक है, ब्रिटेन में चला है, नीदरलैंड में चला है, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, इन हर जगह पे हमें ये सारा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आई टेल यू दिस कि ये यूरोप में देखने को मिल रहा है, कहाँ यूरोप, और इसकी चपेट में सबसे ज्यादा कौन आया है, ब्रिटेन आया है, कौन आया है इससे सबसे चपेट में, ब्रिटेन आया है, ठीक है। तो ब्रिटेन यहाँ पर बहुत अफेक्टेड है, इस एक चीज़ की वजह से ब्रिटेन बहुत अफेक्टेड है, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो लेट्स सी कि आने वाले समय में हम लोग और क्या देख सकते हैं इसमें नई चीज़, लेकिन ये इससे इसको यहाँ एक जारी किया गया था, वो था रेड वेदर वार्निंग, क्या था, रेड वेदर वार्निंग, क्या था, रेड वेदर वार्निंग दी गई थी। तो बहुत मुश्किल है भाई ये, ठीक है, हम ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसको ध्यान में नहीं ले रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जो क्लाइमेट चेंज है या फिर जो टेम्परेचर्स में इंक्रीमेंट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, और ब्रिटेन को ये 1987 के बाद में आज कितने साल हो गए उस चीज़ को, 35 साल हो गए, 35 ईयर्स इट हैज़ बीन, आज देखने को मिल रहा है ये। तो ये सब कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, ये सब कुछ हमें देखना होगा। और सिर्फ ब्रिटेन नहीं, अगर मैं यूरोप के सब बाकी हिस्से बता दूँ, नीदरलैंड्स बता दूँ, मैंने आपको बताया ना, बेल्जियम बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है, एक्सक्यूज मी, इसके अलावा मैंने अभी आपको क्या बताया था, एक और स्टेट, एक और राज्य कौन सा बताया था, तो यानी यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी है वहां पर, पोलैंड में भी देखने को मिला था, पोलैंड में भी देखने को मिला था, है ना। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसकी वजह से देखने को मिली, 15 से ज्यादा लोगों की, 15+ लोगों की मौत हो गई थी इस गर्मी की वजह से, बहुत ज्यादा हैवी ये देखने को मिला था। इसके पहले 1987 जो आया था वो ग्रेट स्टॉर्म ऑफ ब्रिटेन बोला जाता है, ठीक है, फ्रांस में भी कई हद तक इसका असर देखने को मिला था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो डांस फेस्टिवल, खजुराहो डांस फेस्टिवल कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। वैसे तो जिसको खजुराहो पता है उसके लिए इसका जवाब आसान है,
जिसको खजुराहो पता है उसके लिए इसका जवाब आसान है, लेकिन अगर किसी को खजुराहो मालूम नहीं है, वो बोलेगा भाई मैं पहली बार तो खजुराहो का नाम सुन रहा हूँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम, तो आप क्या बताओगे फिर इसका जवाब, कैसे बता सकते हो बताओ फिर भी, चलो ट्राई करो, ट्राई करो, कोशिश करो। गुजरात में हुआ है, बिहार में हुआ है, एमपी में हुआ है कि महाराष्ट्र में हुआ है ना यार। इसका 48वां संस्करण था। कौन से नंबर का संस्करण था ये? 48वां, 48 संस्करण था ये इसका। याद रख लेना इसको अलग से, ठीक है भाई, अलग से याद रख लेना, है ना। बताओ भाई कहाँ है? अरे वर्ल्ड फेमस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट अगर आपको याद होगा तो सबको पता ही है कि भाई छतरपुर डिस्ट्रिक्ट क्या है, क्यों फेमस है, और इसके तहत ये इसलिए फेमस इतना इस बार भी हो रहा है क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कौन सा संस्करण है? 48 है, ठीक है, छतरपुर में, छतरपुर, और कौन सा छतरपुर बोल रहा हूं मैं, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है जो कि एमपी में है ऑब्वियसली। खजुराहो कहाँ है भाई? खजुराहो फेमस है ना, खजुराहो टेम्पल अगर हम बोलते हैं हम, तो कहाँ है वो? एमपी में है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ का डांस फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा? एमपी में ही सेलिब्रेट किया जाएगा। तो स्टेट का आसान है चीजें। आजादी का अमृत महोत्सव के अंदर जो भी किया गया है उसको अलग से याद रख लो, क्योंकि वो एग्जाम में पूछ जाने की संभावना है। वैसे बड़ी आसान आसान चीजें आपको सीडी में पूछी जा रही है, ऐसी इतना डिफिकल्ट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने बोला ना वो एग्जाम है, कुछ भी कर सकता है, एग्जाम वाले कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारा काम है पढ़ के रखना, आगे चलना, सिंपल है, आगे चले। हाल ही में विच इंडियन सिटी हैज बीन इलेक्टेड एज द होस्ट ऑफ 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज सेशन? इंटरनेशनल ओलंपिक की कमिटी है, उसका सेशन होने वाला है इंडिया में। भारत में ये कौन होस्ट करेगा? कौन सी भारतीय सिटी इसको होस्ट करने वाली है? मुझे आपको बताओ। सिंपल है, बहुत आसान है। ओलंपिक्स कमेटी बहुत चर्चा में रही है ना, बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। तो अगर आपको याद नहीं होगा या पता नहीं होगा, कई तरीके से ऐसा लग रहा होगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ये, आपको लग सकता है ये डिफिकल्ट है, पर कोई बात नहीं, ठीक है। भारत में ये लास्ट टाइम कब हुआ था? बहुत पहले, मुझे अगर याद है 1980s में, 1983 में हुआ था कभी, है ना। और अभी यहाँ पर जो नया सेशन है हम लोग देखने को मिल रहा है हमें ये हाल ही में अभी, तो वो एक चीज़ है, ठीक है। तो इसको याद रख लो, ठीक है। इसके पहले ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं। अभी इस बार हमारे पास हो रहा है तो देख लो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ क्या है कि आने वाले टाइम में हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं भाई ओलंपिक्स, कहाँ देखने को मिलेंगे वो भी याद रख लेना, है ना। कौन से साल में देखने को मिलेंगे ओलंपिक्स? 2020 में अगर देखने को मिले थे हमें, तो उसके बाद में 24 में, 24 के बाद में 28 में, तो उसको याद रख लो अलग से, है ना। तो उसको अलग से याद रख लो, वही चीज़ है हमारे पास में, ठीक है। बताओ कहाँ पर है? वैसे मैं बता दूं कि ये मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। न्यू दिल्ली में हुआ था लेकिन बहुत पहले 1983 में हुआ था, इसको भूल जाओ, अभी याद रखने की जरूरत नहीं है ना। कहाँ? मुंबई में हो रहा है। चले अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया साइंड अ कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीईपीए, मैंने बताया कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने साइन किया हुआ है, सीईपीए साइन किया हुआ है। कौन सी कंट्री के साथ में? फरवरी 2022 में, फरवरी 2022 में हमने कौन सी कंट्री के साथ में इसको साइन किया है? नाउ यू गाइस विल हैव टू टेल मी कि सर हमने इस कंट्री के साथ में इसको साइन किया। बताओ मुझे फटाफट, कौन सी कंट्री है? क्या वो यूएई है? क्या वो चाइना है? क्या वो ब्राजील है? क्या वो रशिया है? हमारे इनमें से एक भी कंट्री के साथ में सीईपीए उतने प्रॉम्प्टली साइन नहीं है। मैं नहीं ही कहूँगा, प्रॉम्प्टली क्या है ही नहीं हमारे। कोशिश चल रही है, रशिया के साथ में हमारे अलग ट्रेड रिलेशन है, यहाँ पर सीईपीए साइन करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। इसके तहत, इस एग्रीमेंट के तहत हमें क्या होता है कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। क्या मिलती है? स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है ना। किस प्रकार की स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है मेरे भाई? किस प्रकार की? देखो मैं बताता हूँ। स्पेशल ट्रीटमेंट में पहली बात होती है कि देखो सिंपल है, मुझे वो स्पेशल ट्रीट ऐसे करेगा कि ट्रेड एंड टैरिफ जो है, ट्रेड एंड टैरिफ जो है उसमें वो मुझे, इसमें मुझे वो कंसेशन दे देगा। ट्रेड में सैंक्शन नहीं लगाएगा मेरे पे, टैरिफ्स में मुझे आसानी देगा। मुझे बोलेगा इतना टैक्सेशन मत दो, इतना कस्टम टैक्स मत दो, इतनी ड्यूटी मत दो, इतना एक्साइज मत भरो, कोई बात नहीं, आपका प्रोडक्ट आने दो। डंपिंग वगैरह पॉलिसी होती है। डंपिंग पॉलिसी क्या होती है? जैसे चाइना अपनी यहाँ चीजें बनाता है और हमारे इधर उसको डंप कर देता है, क्योंकि उसके वो चीजें बिकती नहीं है या वो चलती नहीं है, क्योंकि वहां पर तो लोग जेन्युइन प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, या फिर जो वहां बने हुए भी बने करेंगे तो उनमें भी थोड़ा बेहतर क्वालिटी का करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो चाइना के पास बहुत सारी चीजें बच जाती है, कहाँ डालेंगे उस चीज को? तो वो इंडिया में ला देता है, इंडिया में पटक देता है, हम खुश, कोई बात नहीं, मिल रही चीज हमें, दैट्स द होल पॉइंट, ठीक है। तो
डंपिंग वगैरह पॉलिसी हमारे ऊपर नहीं लगाएगा कोई कंट्री। सीपीए में जनरली यही होता है कि हमको फेवरेबल ट्रीटमेंट दी जाएगी, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जिस देश के साथ ये किया गया है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ ऊपर ऊपर से, उस देश के साथ में हम लोग अपना व्यापार जो है उसको 60 बिलियन तक लेकर जाना चाहते हैं। कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? 60 बिलियन तक। अभी ऑलरेडी कितना है? अभी हमारे पास में 20 बिलियन के आसपास हमारा व्यापार है। यूएसडी में आंकड़ा चाहिए हमें, है ना, ये प्लीज याद रखना उसको, यूएसडी में ले रहे हैं इस आंकड़े को। 60 बिलियन तक लेके जाने का हमारा एम है, और उस कंट्री के साथ में हमारे जनरल जो संबंध है वो बड़े अच्छे हैं। हाल ही में वहां पर कई सारे बदलाव, कई सारे टू द कोर बदलाव भी देखने को मिले। इतने क्लूज मुझे लगता है इनफ है। अब आप बता पाएंगे इसका जवाब कि इसका जवाब क्या है ना। मैंने आपको क्लू तो दे दिया है ऑलरेडी, 3 लोगों को वहां से मार्कआउट करके मैंने आपको क्लू तो ऑलरेडी दे ही दिया है। बताओ, अब उसके बाद बताना आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है क्या, इतना क्लू देने के बाद भी? और बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है ये। वैसे एग्जिस्टेंस में मई महीने में आने वाला था, तब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे याद है, ये मई महीने में एग्जिस्टेंस में आने वाला था, ठीक है। और काफ़ी प्रकार का ट्रेड वगैरह जो है वो उस ट्रेड को बेनिफिट करेगा बहुत अलग अलग तरीके से। और मोस्टली पता है क्या है कि भाई देखो, हमारे पास में जो ज्वेलरी वलरी हम लोग वो करते हैं, बाहर भेजते हैं। इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी अच्छी खासी बाहर भेजता है, और वो हम लोग ज़्यादातर यूएई के पास भेजते हैं। तो उसमें हमें ऑलमोस्ट 0% ट्रेड ड्यूटी लगने वाली है, याद रखना इसको, है ना। उनसे हम क्या लेते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेते हैं, ठीक है, या हमारे मसाले भी उनके पास जाते हैं, है ना। तो स्पाइसेस भी देते हैं हम उनको। किनको देते हैं? यूएई को देते हैं, याद रखना, यूएई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट लोकेटेड? देखो, यूनाइटेड नेशंस, ये सब चीजें, डब्ल्यूटीओ बहुत चर्चा में रहता है, ट्रेड की वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत चर्चा में रहती है। अगर यूनाइटेड नेशंस का ऐसे कोई आर्म है तो हमें वो पता होना चाहिए, वो हमारे चर्चा का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ सवाल पूछ लिया है आपको कि कौन सा है, क्या वो जिनीवा है, क्या वो वाशिंगटन है, क्या वो पेरिस है, या फिर ब्रसेल्स है? बताओ एक बार फटाफट बता दो मुझे। जिनीवा, वॉशिंगटन, ब्रसेल्स या फिर पेरिस? सारे जो भी कंट्रीज हैं इनकी कैपिटल्स भी आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो बहुत आसान है, क्योंकि इसलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आसान चीज़ों को ही मैं एक्सपेक्ट करूँगा ना बेटा आपसे। मैं ज़्यादातर डिफिकल्ट चीज़ों को जो आपकी काम की नहीं है उनको आपसे एक्सपेक्ट क्यों ही कर लूँ, है ना। नहीं करूँगा मैं, वो दिक्कत नहीं है। बस आप मुझे बता दो कि हाँ सर ये इसका जवाब है, यहाँ पर ये लोकेटेड है, या ये काम में देखता है, इसका ध्यान देता है, ठीक है। बहुत पहले बन गया था, 1964 में बन गया था, है ना। तो ये जो ट्रेड वगैरह है उसको प्रमोट करता है यूनाइटेड नेशन की अपनी एजेंसी है ना। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए फिर आगे मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है कि हमारे पास में जब हम लोग देखते हैं ना कि जिनेवा कहाँ का कैपिटल है, बताओ जरा एक बार मुझे। जिनेवा कहाँ का? मैंने आपको दिया ना होमवर्क पे, हाँ चलो कैपिटल ढूंढ के लाओ ऐसे करके, तो बिल्कुल, है ना। वैसे आसान है, कोई बात नहीं, छोड़ो, है ना। हाँ, वॉशिंगटन जो है, ऑब्वियसली वॉशिंगटन कहाँ पर? यूएस में, ठीक है। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है। ये कहाँ पर है? बेल्जियम में। ये बताओ, ये स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो जिनीवा पे इनका हेडक्वार्टर है। ये 1964 में एस्टेब्लिश हो जाता है। कब? 1964 में। इसके पहले हमको 1969 में, अगर हम थोड़ा जाएंगे यहाँ पे आसपास जाएंगे, 49-50 में भी हो गया था, लेकिन 46 में अगर हम अच्छे से जाएंगे तो गैट जो होता है, गैट बनता है, ठीक है। फिर गैट चेंज होता है, और चेंज होकर हमको देखने को मिलता है डब्ल्यूटीओ। क्या देखने को मिलता है? डब्ल्यूटीओ, है ना। डब्ल्यूटीओ ने हमारे पास में एक लिस्ट जारी करी हुई है, ठीक है। तो करीब करीब 10-15-20 प्रोडक्ट की वो लिस्ट है, 10-12 प्रोडक्ट की लिस्ट है वो। उसमें उन्होंने बॉक्सेस रखे हुए हैं, ग्रीन बॉक्स है, एम्बर बॉक्स है, ऑरेंज बॉक्स है, ऐसी चीज़ें करी हुई है। उस बॉक्सेस में जो प्रोडक्ट है उनको उस प्रकार की आप अपने देश में उनको उस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, उस तरीके का आप उनको सब्सिडी दे सकते हैं, ये सब बोला जाता है। और इसी वजह से डब्ल्यूटीओ का कटाक्ष हमेशा भारत की तरफ ये रहता है कि भारत इसमें हमारे लोगों को, अपने लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, अपने लोगों को ज़्यादा सुझाव दे रहा है, अपने लोगों को ज़्यादा फेवर कर रहा है, ऐसी सारी चीज़ें। तो दैट्स द होल पॉइंट। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर ये पूरा पॉइंट है इस पूरे मामले का। तो कोई बात नहीं, एनीवे ये चलता है, ये तो बहुत लॉजिकल सी बात है वैसी सी। पर हाँ, ऐसा है इन जनरल, क्या है ये ऐसा है, इस हिसाब से काम करता है। तो इसलिए उसकी चिंता मत करो, ये सब छोड़ दो, है ना। और मरक्केश एग्रीमेंट, जैसे मरक्केश एग्रीमेंट से बनता है ना, तो डब्ल्यूटीओ का बनता है, मरक्केश एग्रीमेंट से बनता है। तो ये सारी चीजें हैं जो एक जीके के पर्सपेक्टिव से आपको दिमाग में डालने के लिए जरूरी है। बाकी तो आप छोड़ सकते हैं सब कुछ। और ये कहाँ है? जिनीवा में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनीवा में देखने को मिलता है। बाकी कंट्रीज की और कैपिटल्स की बात हमने कर ही ली। आगे चलते हैं। विच अफ्रीकन कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड पोलियो आउटब्रेक? हाल ही में कौन सी अफ्रीकन कंट्री ने पोलियो आउटब्रेक डिक्लेयर किया है? आपको मुझे बताना है, हाल ही में कौन सी अफ्रीकन कंट्री ने पोलियो का आउटब्रेक डिटेक्ट किया है, या बताया है कि हमारे यहाँ पर क्या हुआ है भाई, हमारे यहाँ पर क्या हुआ है, पोलियो का आउटब्रेक हुआ है, बताओ। एक काफी यंग चाइल्ड में ये देखने को मिला है ना। डब्ल्यूएचओ के अनुसार पिछले 5 साल में, अगर मैं ठीक हूं, एक्सक्यूज मी, पिछले 5-6 साल में ये पहला पोलियो का आउटब्रेक जो इतना बड़ा देखने को मिला था। आउटब्रेक का मतलब क्या है कि वो वापस से अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, ऐसा
इनको लग रहा है कि बढ़ा जा सकता है भाई, वो बढ़ सकता है, तो लोगों को पहले ही वहाँ पर वो वैक्सीनेशन वगैरह करवाएंगे उस चीज़ के लिए, पहले ही वो वैक्सीन लेके रखेंगे ताकि लोग अड़चन में नहीं आए। पर ऑप्शन में आपके पास में कंट्रीज कौन सी है? मलावी है, मलावी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, याद रख लेना क्या है, लैंडलॉक्ड है। साउथ अफ्रीका वैसा नहीं है, साउथ अफ्रीका में यू विल फाइंड बीचेस, ठीक है। फिर नाइजीरिया है और फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। कॉन्गो बड़ा चर्चा में रहा था पिछले कुछ समय से, कॉन्गो हैज ऑलवेज बीन द पार्ट ऑफ डिस्कशन। किस वजह से? यू गाइस कैन टेल मी क्यों हो सकता है कॉन्गो? मंकी पॉक्स वाली सिचुएशन में हमने नाइजीरिया और कॉन्गो दोनों को कंसिडर किया हुआ है। यूएई को भी कंसिडर कर रहे थे क्योंकि हमारा जो ट्रैवल हिस्ट्री होने वाला व्यक्ति था वो यूएई में गया हुआ था। मिडिल ईस्ट में केरला से बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति वहां पर गया हुआ था। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सब लोगों को? आसान है कुछ इसमें, मैंने डिफिकल्ट नहीं है, बस बता दो मुझे कौन सी कंट्री है। और अगर आपको वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज याद रखनी है तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसका नाम है बुर्किना फासो। मैंने आपको उसका रेफरेंस दिया था ना, बुर्किना फासो का, याद है आपको? है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री कू हुआ था। क्या हुआ था? मिलिट्री कू, है ना। यानी कि हमें देखने को मिलता है कि भाई साहब वहां पर मिलिट्री यानी कि सैन्य का तख्ता पलट हुआ था। क्या हुआ था? सैन्य का तख्ता पलट हुआ था, ये हमें देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है सबको? अंडरस्टूड है ना? एनीवन एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? क्या है? आसान है बहुत सारा चीज, टेंशन लेने की बात नहीं है। बताओ। मैं ही बता दूँ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ओके। जैसे है ना, मलावी कहाँ हुआ था? ये मलावी में हुआ था, है ना। मालावी या फिर मलावी आप उसको बोल सकते हो। आपको होमवर्क है इसकी कैपिटल ढूंढ के रखनी है आपको। पोलियो हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है क्योंकि पोलियो जैसे भी ऐसे कोई कंट्रीज हैं जिनके यहाँ पर ऐसे आउटब्रेक देखने को मिलते हैं। क्योंकि इंडिया में भी, जैसे इंडिया में क्या हुआ है, काला आजार, काला आजार बड़ा फेमस है ना, तो काला आजार एंडेमिक स्टेटस है। काला आजार का जो स्टेटस है वो एंडेमिक स्टेटस है, यानी कि एक एरिया में बहुत पाया जाता है काला आजार, है ना। एंडेमिक स्टेटस है, एंडेमिक मतलब एक छोटे से एरिया में अगर वो फैला हुआ है उसका आउटब्रेक उससे छोटे एरिया में है, अगर वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है और छोटा एरिया थोड़ा और बड़ा होगा तो वो एंडेमिक हो जाता है। उसके बाद में अगर वो लंबा चल रहा है ऐसा है तो अपन उसको एपिडेमिक बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप उसको पैंडेमिक बोलते हो, सीधा क्या बोलते हो? पैंडेमिक बोलते हो। तो अलग अलग लेवल्स होते हैं उसके, समझ में आ रहा है आपको? है ना, एंडेमिक, एपिडेमिक या फिर एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक, अलग अलग लेवल्स होते हैं। और इसीलिए जैसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी मंकी पॉक्स घोषित की गई थी अभी हाल ही में, भाई उसके बड़े पेशेंट मिले थे। 45 कंट्रीज में मिलाकर हमें 75,000 से ज्यादा पेशेंट देखने को मिल रहे हैं, तो यानी कि बड़ा आंकड़ा है। दैट्स अ वेरी मैसिव नंबर, सो यू नीड टू रिमेंबर इट, ओके। सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है, हिलाल ए पाकिस्तान, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। हिलाल ए पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। वो कौन से, किसको देखने को मिला है हाल ही में? क्या वो बिल गेट्स है, मलाला यूसुफजई है, एलोन मस्क है, शी जिनपिंग है? इनमें से किसको ये अवार्ड देते हुए नजर आए पाकिस्तान वाले? बताना है आप लोगों को मुझे। आसान है एकदम सवाल ये, कोई डिफिकल्ट इसमें नहीं है। वैसे आपको भारत में से भी एक नाम याद रखना होगा, अगर चाहिए तो मैं बता दूंगा, खैर आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भारत में से भी एक नाम याद रखना होगा और वो बता दूंगा कौन नाम है या क्या है, क्यों है, सब कुछ बता दूंगा। आप पहले मुझे इसका जवाब बताइए, एकदम आसान है। हिलाल पाकिस्तान तो सेकंड है ना, पहला वाला कौन है भाई? सबको पता है ना पहला वाला अवार्ड कौन सा है? निशान पाकिस्तान। पहला वाला कौन सा है? निशान पाकिस्तान। और भारत के इकलौते ऐसे व्यक्ति जिनको वो अवार्ड दिया गया है, मतलब पीएम थे हमारे वो, मिस्टर मोरारजी देसाई, उनको वो अवार्ड दिया गया निशान पाकिस्तान। वो बड़ा फेमस ये किस्सा है, तो खैर वो हमारी यहाँ डिस्कशन की बात नहीं है। जवाब में है बिल गेट्स। ऑब्वियसली क्या करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है ना। अभी पोजीशन अगर छोड़ भी दोगी तो माइक्रोसॉफ्ट की एस्टेब्लिशमेंट इनकी है, डेवलपमेंट सारा इनका ही है। मलाला यूसुफजई कौन है? एक ये एक्टिविस्ट है। क्या है? ये एक एक्टिविस्ट है, याद रखना इनको। क्या है? ये एक्टिविस्ट है। इलॉन मस्क ऑब्वियसली कौन है? सीईओ है स्पेसएक्स के, टेस्ला के, बहुत अलग अलग कंपनीज के सीईओ है। ट्विटर भी बाई किया था पर कुछ हो नहीं पाया, और ये चाइना के प्रेसिडेंट है। शी जिनपिंग कौन है? चाइना के प्रेसिडेंट है, ठीक है। लेकिन ये अवार्ड देने को किसको मिला? बिल गेट्स को। किसको दिया है ये अवार्ड? हाल ही में उन्होंने बिल गेट्स को ये अवार्ड दिया है, पाकिस्तान की तरफ से इसको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। याद रख लेना आप इस चीज को, ठीक है। फाउंडेशन क्यों दिया गया ये? क्योंकि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे वहाँ पे। इतने पैसे उनके पास थे, उन पैसे को लगा रहे थे अच्छे से, पॉवर्टी को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, गरीबी को कम करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस चीज़ को वेलकम करने के लिए पाकिस्तान ने उनको ये अवार्ड से, इस अवार्ड से नवाज दिया है। बहुत बड़ा ये एक ऑनर है उन लोगों के लिए। उनका भी यही मानना है कि देखो भाई, जो हमारा, मतलब ऑब्वियस सी बात है, बहुत लॉजिकल सी बात है ना, तो कि वो उनको इतना इज्जत दे रहे हैं तो वो उनके लिए कुछ कर रहे होंगे, या अगर कुछ कर रहे हैं तो फिर वो उनको इज्जत दे रहे हैं। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच कंट्री होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20? G20 2022 में G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? क्या वो इंडिया है, इंडोनेशिया है, चाइना है या फिर जापान है? बहुत आसान सवाल है। G20 पिछले कुछ टाइम से बहुत चर्चा में रहा है, याद कर लेना, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कौन कर रहा है, और जो कर रहा है वो आने वाले समय में किसको देने वाला है, ये ट्रांसफर किसको करेगा, ये भी हमें बताना हुआ है, ठीक है। इस बारे क्या बोल रहे हैं, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, यानी कि हम लोग कोविड से रिकवर होने वाले हैं, और रिकवर कैसे होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे, यानी कि तेजी से रिकवर होंगे, जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलाएंगे, एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से रिकवर होंगे, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे रिकवर नहीं करना है हमें, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। बताओ फिर आप मुझे, कौन सी कंट्री इस बार होल्ड कर रही है, ठीक है। अभी हाल ही में उसकी मीटिंग्स वगैरह की बात भी चल रही थी। आसान आसान सवाल है, सीधी सीधी बात है, G20 के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। इंडोनेशिया कौन कर रहा है, इंडोनेशिया कर रहा है। कौन कर रहा है, इंडोनेशिया कर रहा है। अब आपको मुझे बताना है कि इंडोनेशिया से पहले, दोनों चीजें, दिस इज होमवर्क, इंडोनेशिया से पहले बिफोर, यानी कि 2021 में किसके पास थी और 2023 में किसके पास होने वाली है ना, यानी कि आफ्टर, इंडोनेशिया के आफ्टर किसके पास होने वाली है। समझ में आया आप सब लोगों को? ठीक है, डन एंड डस्टेड, आसान एकदम, ठीक है ना भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भाई, अगला सवाल क्या है हमारा, विच इज द वेन्यू ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022? ये एकदम आसान है। डिफेंस एक्सपो हमारे पास हर साल होता है, लेकिन इस बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। सितंबर अक्टूबर के महीने में ये होल्ड किया जाएगा, बहुत बाद में होने वाला है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका वेन्यू क्या है, क्योंकि वेन्यू अनाउंस हो गया है और एकदम आसान वेन्यू है इसका। क्या वो गोवा है, चेन्नई है, गांधीनगर है, वाराणसी है। गांधीनगर क्या है, गुजरात का कैपिटल है। वैसे अहमदाबाद के पास में एक छोटा सा शहर है गांधीनगर, लेकिन वो गुजरात का कैपिटल है, ठीक है। वो क्या है, गुजरात का कैपिटल है, लेकिन सारा जो सेंटर है वो कहां से चलता है, वो चलता है अहमदाबाद से। कहां से चलता है भाई, अहमदाबाद से चलता है। तो बहुत आसान सवाल है, आपको बताना है मुझे, इतना मैंने उसको डिस्कस कर लिया तो आपको आराम से होना। ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। क्या है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है। बाहर बाहर से लोग आएंगे इसमें, बाहर बाहर से लोग आएंगे। और इसके पहले 2020 में हुआ था, ये हर 2 साल में होता है, इसको याद रख लो, हर 2 साल में होता है। 2020 में हुआ था, तब ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में होता। तो हर 2 साल में होने वाली चीज तो इंपॉर्टेंट है ना। अभी एग्जाम है आपका, तो याद रख लो उसको। कहाँ होने वाला है, ये गांधीनगर गुजरात में होने वाला है। 900 से ज्यादा, 900 से ज्यादा डिफेंस फॉर्म्स आने वाली है। इंडिया में भी डिफेंस फॉर्म्स है जो प्राइवेट फील्ड में काम करती है, कई सारी, तो एवरीबडी विल अपीयर फॉर दिस। तो एक बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है। चले फिर आगे, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको याद आ गया, ये गांधीनगर याद रह गया, सिंपल है, अलग से बताने की जरूरत तो नहीं है। गांधीनगर है तो है, बस किस्सा खत्म। चलो आगे। वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन वाज क्योर्ड ऑफ HIV थ्रू विच प्रोसेस? देखो, सबसे पहली बार ये देखने को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पिग ट्रांसफॉर्मेशन, पिग का जो हार्ट है उसको हमने ट्रांसप्लांट किया था ह्यूमंस में, याद होगा आप लोगों को ये किस्सा, ऐसा हुआ था ना। तो यहां पर क्या सवाल है हमारे लिए, यहां पर यह सवाल है कि देखो, वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन वाज क्योर्ड विद HIV, क्योर्ड ऑफ HIV उनको था, कौन सी प्रोसेस से उनको क्योर किया गया, आपको मुझे बताना है। क्या वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट था? देखो, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या होता है, कई बार आपकी जो सेल्स है वो रीजनरेट नहीं हो पाती है, तो कई बार उसे स्टेम सेल का ट्रांसप्लांटेशन वहां यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एंटीरोवायरल थेरेपी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, क्या है ये, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है। इसके अलावा क्या है, ट्यूबरक्यूलोसिस ट्रीटमेंट है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। इन चारों में से क्या है, क्योंकि HIV का ट्रीटमेंट अभी अपने पास में नहीं है भाई, याद कर लो इस चीज को। याद क्या करना है, मतलब पता है सब लोगों को, HIV का ट्रीटमेंट अभी अपने पास में नहीं है, पायलट बेसिस पर चल रहा है। क्या चल रहा है, पायलट बेसिस पर चल रहा है, सिंपल है ना। तो ऑब्वियसली क्या होता है कि देखो, HIV क्या करता है, HIV का टारगेट समझना, यू नेवर डाई आउट ऑफ HIV, आप HIV से कभी नहीं मरते हो, ठीक है। होता क्या है, वो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, यानी आपकी जो इम्यूनिटी है उसको वो हैम्पर करता है, तो आपकी इम्यूनिटी को कम कर देता है। उसकी वजह से आपको कई सारी दूसरी बीमारियां ऐसी आके लग जाती है, जिसमें जनरली TB होता है, ल्यूकेमिया होता है, एनीमिया होता है, ऐसी बीमारियां आपको आके लग जाती है, और उनकी वजह से आपकी डेथ बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पॉइंट है पूरा कि HIV जो है, एड्स जो है, जो हमारा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है, या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है, वो क्या करता है, इम्यूनो डिफिशियंसी यानी इम्यून की डिफिशियंसी क्रिएट करता है, यानी कमी क्रिएट करता है इम्यूनिटी की, ताकि उससे आप सफर करें, और सफर करने के बाद अपनी डेथ हो जाती है। तो हाल ही में इसका रिपोर्ट हमें देखा कि कैसे इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और पहली बार एक पायलट बेसिस पर हमने देखा था कि देखो, HIV का क्योर हुआ था, और ये हुआ था स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के थ्रू। किससे हुआ था, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के थ्रू। तो ज्यादा साइंटिफिक एस्पेक्ट देखने की जरूरत नहीं, बस याद रख लेना कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट वाली मेथड को यूज किया गया था, और उससे हमने HIV का ट्रीटमेंट कर दिया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Which institution hosts the World Sustainable Development Summit? हाल ही में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है बहुत चर्चा में रही है, तो यहां पर कौन सी इंस्टीट्यूट है जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को होस्ट कर रही है? UNFCCC, ठीक है। ये क्या है बता देता हूं। UN तो पता ही आपको, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क है। F मतलब क्या है, ये फ्रेमवर्क है, ठीक है। क्या है ये, फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये है UNFCCC, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या है, ये है UNFCCC। समझ में आ रहा है सब लोगों को, ठीक है। नीति आयोग तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द TERI
है ना, और भाभा एटॉमिक यानी कि BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन चारों में से कौन है? बताओ मुझे एक बार, इन चारों में से कौन हो सकता है? आपको क्या लगता है, क्या आता है आपके दिमाग में, बताओ। बहुत आसान है वैसे, थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, गेस करना पड़ेगा, है ना। और इसका उद्घाटन भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया था, तो इंपॉर्टेंट है ना, छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है। थीम भी अच्छी थी उनकी कि भाई देखो हमें एक अपने प्लानट को अच्छा बनाना है, हमारे पास में जो एनर्जी चीज़ें हैं, देखो एनर्जी है, सारा फोकस किस पे था? एनर्जी पे था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जिसमें मैं बता देता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है पता है क्या? इसमें आता है इक्वालिटी, है ना। इक्वालिटी कौन सी? इसमें हम लोग सोशल और इकोनॉमिक की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसमें बात करते हैं कि देखो भाई, जो सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए ना, जितना हो सके विषमता को कम करो। इसके अलावा हम लोग एक चीज के ऊपर और फोकस करते हैं, जिसका नाम क्या है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के ऊपर और फोकस करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। ऑब्वियसली यू नीड टू रिमेंबर दिस, बहुत सारी अलग अलग पॉइंट्स भी है, और बेसिक बेसिक जितना है उतना रिमेंबर कर लो, ठीक है भाई। चलिए आगे, इनफ है। किसने किया था फिर बताओ मुझे? मैंने बता दिया ना अभी ऑलरेडी आपको, एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने किया था। टेरी, इसको टेरी बोलते हैं, तो टेरी ने भी, टेरी आप नाम के तौर पे टेरी को भी याद रख सकते हो अलग से। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान? बताओ मुझे, है ना। यस, आज हमने बिल्कुल भी कोई भी ऐसा नहीं किया कि अरे नहीं सर ठीक है आराम से चल लेंगे, धीरे से चल लेंगे, नहीं, सिर्फ सवाल और सवाल, प्लेन सवाल करें, प्लेन सवाल, ठीक है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम गति शक्ति? पीएम गति शक्ति क्या है भाई बताओ? स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, यानी कि हम चीजों को, लोगों में स्किल को इंप्लांट करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो कौशल्य पूर्वक हो जाए चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हमारे पास में जो चीजें बेसिक है वो होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हर चीज के लिए हमारे पास में, ये हम चाहते हैं। या फिर हेल्थ केयर चाहते हैं कि हमारे पास में जो मेडिसिनल चीज़ें हैं या फिर हेल्थ केयर है लोगों के लिए, लोगों को जिसकी अड़चन आती है बार बार वो ठीक हो जाए, वो चाहते हैं। या फिर एक्सपोर्ट का डेवलपमेंट चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट डेवलप हो जाए हमारे देश भर में। क्या चाहते हैं हम लोग, क्या हमारा इसको, तो इसका मेन जो कारण है वो क्या है? क्यों लाई गई है गति शक्ति योजना, क्यों लाई गई है बताओ मुझे एक बार। गति शक्ति नेशनल प्लान किस लिए लाया गया है? वैसे मैंने आपको ये पढ़ाया है तो याद होना चाहिए आपको। हमने इसके तहत पोर्ट्स को डेवलप करेंगे हम लोग, रोड्स को, ट्रांसपोर्ट को, हाईवे को, सबको डेवलप करने वाले हैं, समझ में आ रहा है। हम जिसमें से एक्सप्रेसवेज को डेवलप करने वाले हैं, इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। कॉरिडोर्स बनाने वाले हैं, डिफेंस कॉरिडोर्स बनाएंगे, सब कुछ करेंगे इसके लिए, लेकिन ये किस लिए है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो याद रखना, गति शक्ति जब भी आए, गति शक्ति जब भी आए चाचा में मिर्जान, तब क्या करना है आप लोगों को? गति शक्ति क्या है? ये रोड्स हो गया, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या है, किसी बात कर रहा था मैं अभी, पोर्ट्स हो गया, ये सब चीजों के साथ डील करने के लिए इसको बनाएगा। इनको जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, इसलिए हमने पीएम गति शक्ति प्रोग्राम को लाया हुआ है। तो ये एक बड़ा फेमस प्रोग्राम है। कुछ चीजें जो है बहुत चर्चा में, जैसे कि नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन आई थी बीच में, तो हम लोग 6 लाख करोड़ के जो हमारे राष्ट्रीय एसेट्स हैं उनको लेकर आएंगे और उनका प्राइवेटाइजेशन करेंगे, ताकि हमें बेटर चीजें और हमारे एक्सेस में आ सके, ये सब चीजें हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मेदाराम जतारा, ये एक फेयर है, मेदाराम जतरा, ठीक है। मेदाराम जतरा, जतारा वो बोल रहे हैं लेकिन वो जतरा है, ठीक है। कौन से राज्य में सेलिब्रेट की जाती है? ठीक है, कौन से राज्य में सेलिब्रेट की जाती है मेदाराम जतरा? कौन से राज्य में सेलिब्रेट की जाती है आपको मुझे बताना है। बहुत आसान है इसका जवाब, क्योंकि अगर आप उस राज्य से हो तब तो फिर और आसान है, अगर नहीं हो तो भी ये फेमस है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक फेस्टिवल है, सेकेंड लार्जेस्ट फेस्टिवल है ये इंडिया का, सेकंड लार्जेस्ट फेयर है इंडिया की। जैसे हमारे पास में कुंभ मेला होता है, कुंभ मेला तो बड़ा होता है ना, बहुत सारा लाखों लोग आते हैं, वैसे मेदाराम जतारा भी है। तो कहाँ होता है बताओ? ये कोया ट्राइबल कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, 4 दिन के लिए सेलिब्रेशन होता है इस चीज का, ठीक है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। और ये किसके अंडर किया जाता है? इसका सारा जो भी अरेंजमेंट देख सकते हो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स देखती है ऑब्वियसली, क्योंकि ये ट्राइबल लोगों का है ना। और ये जो फेस्टिवल है ये बायनियल होता है, यानी हर 2 साल में होता है, याद रख लेना इस चीज को, ठीक है। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी इसको काफी ज्यादा बड़े तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इसका जवाब है तेलंगाना। कहाँ पर होता है ये? तेलंगाना में देखने को मिलता है, तो इसको याद रख लेना। कहाँ देखने को मिलता है? तेलंगाना में देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको चीजें अंडरस्टूड हुई है, सब कुछ समझ में आए हैं धीरे धीरे। मैंने आप ज्यादातर सवाल करे हैं आज, है ना, अपन ने ज्यादातर सवालों को देखा है, उनके डिटेल में एनालिसिस को भी देखा है और सवालों को भी देखा है। आई होप दैट यू लाइक द लेक्चर। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग आने वाले समय में, जैसे कि ऑब्वियसली इफ यू यूज द कोड देन यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्स गोइंग ऑन। और रक्षाबंधन, 15th of August, इंडिपेंडेंस डे, इफ यू वांट टू ब्रेक इंडिपेंडेंट आउट ऑफ दिस थिंग कि आप लोगों को अच्छा क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन मिले, तो यू कैन जस्ट लॉग इन टू आवर वेबसाइट, वहाँ आप जा सकते हैं और वहाँ पर इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट डिस्काउंट्स ऑलरेडी जो चल रहे हैं वो भी मिलते हैं। तो फिर हम लोग लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आप सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी के साथ में आई होप कि आपके लाइफ में इस पूर्णिमा के अवसर पर अच्छी अच्छी चीज़ें आएगी, लाइट आएगा, ऑलवेज देयर विल बी लाइट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड जय हिंद।